हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स सेट नंबर 20, जिसमें आज से हम सब न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कृषि, फसल उत्पादक राज्य और देश, यानी कृषि से रिलेटेड जितने भी चीज बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, वो हम सब देखेंगे इस वीडियो में। फसल उत्पादक राज्य का मतलब हुआ कि कौन सा फसल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, टेम्परेचर किस प्रकार की आवश्यकता होती है उस फसल में, मिट्टी कौन सा लगता है, ऐसे सब प्रश्न को डिस्कस करेंगे। और कंट्री वाइज भी देखेंगे कि कौन सा फसल सबसे अधिक होता है। जैसे तंबाकू चाइना में सबसे अधिक होता है, उसका कारण क्या है, इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो सेट ये चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का कृषि। चैप्टर नंबर 1 में हम सब पढ़े थे अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसका सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 14 तक था। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे हम सब राष्ट्रीय संगठन, यानी भारत के विभिन्न राष्ट्रीय संगठन को देखे थे, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि सेट नंबर 15 से सेट नंबर 19 तक था। और ये जो है कृषि है और ये न्यू चैप्टर है जिसका सेट नंबर ये 20 है और ये कृषि से रिलेटेड ये पहला वीडियो है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 191 से हम सब देखेंगे। 190 तक ऑलरेडी देख चुके हैं दो चैप्टर में। 191 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि कौन से क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी इत्यादि आते हैं। तो ये सब भी अगर आ जाए प्रश्न कि पशुपालन किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें विनिर्माण, गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति इत्यादि आते हैं, यानी जहां पे औद्योगिकरण होगा, जहां पे इंडस्ट्रीज लगेगा, वहां जो काम होगा वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहता है। इसमें मुख्यतः व्यापार, होटल, चिकित्सा, बैंकिंग इत्यादि शामिल है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी सेवा क्षेत्र में आएगा। शिक्षक सेवा कर रहा है तो सेवा क्षेत्र में आएगा। कोई चिकित्सक हॉस्पिटल खोला है तो सेवा क्षेत्र में आएगा। कोई बैंक में कार्य कर रहा है तो सेवा क्षेत्र में आएगा। बाकी द्वितीय क्षेत्र आप समझ गए होंगे कि औद्योगिक क्षेत्र को बोलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि कोई भी वस्तु जहां निर्मित होती है, कोई भी वस्तु जहां बन रहा है, मेड हो रहा है, ठीक है, जिस इंडस्ट्रीज में, उसी को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र समझ गए कृषि, और कृषि से रिलेटेड जितने भी चीज बनते हैं, जैसे पशुपालन भी कृषि से संबंधित है, वन भी कृषि से संबंधित है, मछली पालन भी कृषि से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य पालन भी वही हुआ, उसको पीसी कल्चर बोला जाता है, आप सबको पता होगा। तो 3 क्षेत्र होते हैं जो कि बारी बारी से हम सब देखें। क्वेश्चन नंबर 192, पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोलते हैं, में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। वर्तमान में सबसे ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है, जो कि 55.2% है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 31% है। 2011 की जनगणना का एक आंकड़ा है, इसे आप याद रख लें। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का 54.6% कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में कार्य करता है। देखिए, जब देश हम सबका आजाद हो रहा था तब तो 75% ऑलमोस्ट कृषि ही करता था, क्योंकि उस टाइम कोई इंडस्ट्रीज वगैरह तो था नहीं। उसके बाद अभी 2011 में आप देख सकते हैं 54.6%, और वर्तमान आंकड़ा बता रहा है कि मात्र अब प्राथमिक क्षेत्र का जो दर्ज है जीडीपी में वो कितना है, लगभग 15 से लेकर के 19% के आसपास है। तो बहुत कम हो गया है। सिंपल सा बात है, मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी होगा जब 2 क्षेत्र ऊपर होगा और एक क्षेत्र नीचे होगा। यानी जैसे जैसे कृषि का क्षेत्र नीचे जाते जाएगा और दो क्षेत्र बचा, जिसमें द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र, ठीक, तृतीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में इंडस्ट्रीज का क्षेत्र आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा का क्षेत्र आता है। ये दोनों का ग्राफ जैसे ही ऊपर जाएगा और कृषि का ग्राफ जैसे ही, यानी प्राथमिक क्षेत्र का ग्राफ जैसे ही नीचे जाएगा, उस कंट्री का डेवलपमेंट होना ही होना है। ये नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193, किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? ये दोनों शब्द आप याद रखेंगे, मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। अब ये मौसमी बेरोजगारी होता क्या है, तो मैं आसान भाषा में आप सबके लिए लिख दिया हूं। कृषि क्षेत्र में किसान को कृषि कार्य के दौरान वर्ष में कुछ ही महीने रोजगार मिल पाते हैं। ऐसी स्थिति में किसान बहुत समय तक बेरोजगार रहते हैं। इसे मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पैडी लगाए यानी धान लगाए, ठीक है, अब धान खुद ब खुद बढ़ेगा, उसको गाछ को तो खींचने का कोई काम है नहीं, लेकिन आप उस दौरान करेंगे क्या? उस दौरान आपके पास कोई रोजगार ही नहीं रहता है। अगर आप सिर्फ पैडी पे यानी धान पे ही डिपेंड करें, तब तो आपको उस पौधे को बढ़ने तक इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी देखेंगे हम सब खरीफ फसल में आगे कि धान कब लगता है और कब उसका कटाई होता है।
पर उस बीच के दौरान में आप क्या करेंगे, जो 6 से 7 महीना बचता है, इस दौरान पौधे लगने और पौधे बढ़ने के क्रम में जब तक उसमें अनाज नहीं आ जाता है, फिर उस दौरान क्या करेंगे, तो उस टाइम किसान बेरोजगार रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये बहुत ही आसान भाषा में था। क्वेश्चन नंबर 194, भारत में सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो भारत में सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण 3 प्रमुख दायरे में किया गया है। आइए देख लेते हैं तीनों दायरा, ये याद रखिएगा आप सब। तो पहला हो गया बड़ी सिंचाई योजना, इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि में सिंचाई की जाती है, तो इसको बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना, इसमें 2,000 हेक्टेयर से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। तीसरी है छोटी सिंचाई परियोजना, इसमें 2,000 हेक्टेयर तक कृषि भूमि में सिंचाई की जाती है। तो ये तीनों क्राइटेरिया आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे के कुछ फसल के क्वेश्चन होंगे, ये समझना थोड़ा कठिन होता है आप सबके लिए और कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं, समझना तो बहुत ही इजी है। चलिए देख लेते हैं। 195 है, खरीफ फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जून और जुलाई के महीने में। ठीक है, अब देखते हैं कि खरीफ फसल एक्चुअल में है क्या, तो इसके बारे में एक एक करके पॉइंट समझते हैं। इस फसल की कटाई सितंबर से अक्टूबर महीने में की जाती है, यानी ये वर्षा काल की फसलें होती है। अब वर्षा जिसमें होगा, जिस पौधे को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, वही होगा खरीफ फसल। तो खरीफ फसल को दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा क्या हुई, आइए मैप के थ्रू समझते हैं। तो ये है भारत का मैप, इधर से ये जो है अरब सागर है, अरब सागर से जो हवा बहती है वो हिमालय तट में टकराएगी यहाँ जाकर के, और उससे जो वर्षा होगी इसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। इससे काफी वर्षा होती है भारत में और इससे बहुत सारे खरीफ फसल को फायदा होता है। उसके बाद है इस फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। आर्द्रता मतलब होता है उमस भरा गर्मी, ठीक है, और ठीक इसके बाद बारिश होता है, उमस भरा गर्मी के बाद बारिश होता है। देखिए इस फसल का आप नाम जरूर याद रखिए, ये एग्जाम में पूछता है। तो मुख्य खरीफ फसल है धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, तंबाकू, ये सारे फसल क्या है, खरीफ फसल है। ठीक है, बढ़ते हैं 196 क्वेश्चन की ओर। चलिए एक और कंफ्यूजिंग प्रश्न देख लेते हैं। 196 से रबी फसल की कटाई कब की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल से मई महीने में। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर से नवंबर महीने में की जाती है, यानी ये ठंड में बोया जाता है। यह शीतकाल की फसलें होती है, तो अब ठंड में बोया जाएगा तो उस टाइम तो बारिश होगा नहीं, यानी ये सारा जो पौधा बोया जाएगा इसको पानी कम लगेगा। ठीक है, ऐसे भी आप अनुमान लगाकर याद कर सकते हैं। यह पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। इस फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकने के लिए अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी इसको आप बोएंगे अक्टूबर से नवंबर में, उस टाइम होता है ठंड, यानी तापमान कम होता है, और अप्रैल से मई के टाइम पे आप काटेंगे उस टाइम गर्मी बहुत रहता है, तो उस टाइम अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसल एक बार देख लेते हैं हम सब। तो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, ये सारे हैं, मसूर, अलसी और राई इत्यादि। ठीक है, 197 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। अब जायद फसलों का नाम लिखे, तो कुछ फसल का नाम पहले देख लेते हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, ये सब क्या है, जायद फसल है। अब ये जायद फसल एक्चुअल में होता क्या है? तो यह फसल को सामान्यतः रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। इस प्रकार जायद फसलों की मार्च में बुआई कर जून तक काट लिया जाता है। ठीक है, तो इसका ज्यादा समय तक नहीं रहता है। यह मुख्यतः ग्रीष्म काल की फसलें होती है। तरबूज ठंड में नहीं मिलता है, ज्यादा गर्मी में मिलता है। ठीक है, खीरा भी गर्मी में मिलता है। खीरा वैसे 12 महीने मिल जाता है पर ज्यादातर गर्मी में मिलता है। करेला भी 12 महीना मिलता है पर ज्यादातर गर्मी में मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ जायद फसलों के नाम है। आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे, बहुत ही इजी वे में मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेली टोटल 10 प्रश्न देखना है हम सबको। चलिए एक और फसल बच गया। 198 है, वैसा फसल जिन्हें उगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जित करना है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक फसलें। इन फसलों में मुख्य रूप से ये है, तिलहन फसल में आता है मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी। सकरा फसलें में आता है गन्ना और चुकंदर। आप देखते होंगे गन्ना डेली आपको अवेलेबल हो जाता है रोड पे, क्योंकि ये कैसा फसल है, ये व्यापारिक फसल है। इसको खेत में इसलिए ही उगाया जाता है, एक तो उगने में बहुत ही आसानी से उग जाता है और हमेशा मिलता है, 12 मंथ मिलता है। तो इससे क्या होता है, तुरंत पैसा कमा लेता है। आपको इसका जूसेस निकाल करके देगा और आप बदले में उसको पैसा देंगे, तो ये हो जाता है व्यापारिक फसल। रेशे वाली फसल में जूट या कपास आता है। पेय फसलें चाय और कहवा, कॉफी मतलब, तो चाय और कॉफी तो आप जान ही रहे हैं कितना ज्यादा पैसा देता है। हर एक
घर में बनता है और सबसे ज्यादा बिक्री भी होता है। तो ऐसे फसल को क्या बोलते हैं? व्यापारिक फसल। व्यापारिक फसल मतलब वैसा फसल उगाने का मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है, ठीक है, और ये आसानी से उग भी जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 199, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। फुल फॉर्म आइए जान लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है। शिव रमन सिंह समिति के आधार पर इसे बनाया गया है, तो ये नाम याद रखेंगे। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ये मेनली कृषि से रिलेटेड, ग्रामीण से रिलेटेड सारे को क्या देता है? सबको क्या देता है? लोन प्रोवाइड करवाता है। ग्रामीण शाखा के क्षेत्र में वे सारे कार्य जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देखे जाते थे, अब कौन देखता है? तो नाबार्ड देखता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो आपसे पूछ लेगा अगर प्रश्न कि कृषि से रिलेटेड ऋण जो है वो कौन सा बैंक देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड, जिसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। चलिए आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 200 की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं, तो एक बार फैक्चुअल क्वेश्चन भी कुछ देख लेते हैं। तो विश्व वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को, विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं 1 जून को, राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस 10 जुलाई को मनाते हैं, और मत्स्य पालन में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है तमिलनाडु, बिहार का स्थान चौथा आता है। विश्व नारियल दिवस मनाते हैं 2 सितंबर को, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, ठीक है। और भी है तो अगले वीडियो में हम सब जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल सकता है, ठीक है, मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 21 के साथ। और अभी चलेगा आपका चैप्टर नंबर 3 कृषि। सारे फसल के बारे में देखेंगे हम सब, कौन सा फसल कहाँ उगता है, कितने टेम्परेचर पे उगता है, कैसे मिट्टी में उगता है, प्लस कंट्री के बारे में भी जानेंगे कि कौन सा कंट्री कौन सा पौधा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो मजा आ जाएगा पढ़ के। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।